जरा सोचिए, आपका वोट जो हमारे लोकतंत्र में आपकी सबसे बड़ी ताकत है, उसे एक सॉफ्टवेयर की मामूली सी गलती से मिटा दिया जाए। आज हम पश्चिम बंगाल की एक ऐसी ही चौंकाने वाली कहानी को समझने वाले हैं, जहां एक एल्गोरिथम ने लाखों लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया। तारीख है 2 अप्रैल 2026 और जगह है पश्चिम बंगाल का मालदा जिला। नेशनल हाईवे 12 पूरी तरह से जाम है। बांस, जले हुए टायर और टूटे फूटे फर्नीचर से पूरा रास्ता बंद कर दिया गया है। सड़क पर हजारों की भीड़ है और 7 जजों को एक दफ्तर में बंधक बनाया हुआ है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि जजों को बंधक बनाने वाले लोग कोई खूंखार अपराधी नहीं थे। वो सब आम लोग थे। शिक्षक, किसान, छोटे दुकानदार। इन लोगों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। इनका गुनाह सिर्फ इतना था कि इनका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो चुका था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? ऐसा क्या हुआ कि आम नागरिक कानून हाथ में लेने पर मजबूर हो गए? चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। इस पूरे बवाल की जड़ में एक सरकारी प्रक्रिया है। इसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, या शॉर्ट में कहें तो SIR। बस इसी एक प्रक्रिया ने लाखों लोगों की जिंदगी में तूफान ला दिया। अब जरा इस प्रक्रिया का जो असर हुआ उसका पैमाना देखते हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं थी। जो आंकड़े हैं वो आपको सच में चौंका देंगे। पश्चिम बंगाल में हर 6 वोटरों में से एक वोटर इस प्रक्रिया से सीधा सीधा प्रभावित हुआ। मतलब अगर एक परिवार में 6 लोग वोट देते हैं तो उनमें से किसी एक का नाम या तो लिस्ट से कट चुका है या उस पर सवाल उठ चुका है। कुल 66 लाख, जी हां, 61 लाख वोटरों के नाम मतदाता सूची से पूरी तरह डिलीट कर दिए गए। ये संख्या तो कई छोटे छोटे देशों की आबादी से भी ज्यादा है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 60 लाख और वोटरों को एक नई अजीब सी कैटेगरी में डाल दिया गया, सस्पेक्टेड वोटर, यानी संदिग्ध मतदाता। इन लोगों का वोटिंग का अधिकार भी अब अधर में लटका हुआ है। तो इतने बड़े पैमाने पर ये फैसले आखिर ले कौन रहा था? कोई चुनाव अधिकारी या इंसानों की कोई टीम? नहीं, इन लाखों लोगों की किस्मत का फैसला एक टेक्नोलॉजी कर रही थी। जी हां, ये फैसले किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम ने लिए थे। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि इस सॉफ्टवेयर को इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने से पहले कभी ठीक से टेस्ट ही नहीं किया गया था। अब जरा देखिए कि किसी को संदिग्ध ठहराने की वजह कितनी मामूली थी। नाम की स्पेलिंग में जरा सा फर्क, जैसे मोहम्मद को मोहम्मद लिख देना, या फिर जेंडर की एंट्री में कोई गलती हो जाना, या पिता और बेटे की उम्र में 15 साल से कम या 45 साल से ज्यादा का फर्क होना। ये तो ऐसी गलतियां हैं जो भारत के सरकारी दस्तावेजों में बहुत ही आम है। और सोचिए, जब चुनाव आयोग के ही एक बड़े अधिकारी ने यह कह दिया कि हमें पता ही नहीं कि सॉफ्टवेयर 95% सही था या 60%, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी गंभीर थी। मतलब एक ऐसे सिस्टम पर लाखों लोगों का मताधिकार छोड़ दिया गया जिसकी कोई गारंटी नहीं थी। अब सरकार का तर्क था कि इस पूरी प्रक्रिया का मकसद अवैध घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से हटाना है। लेकिन जब डेटा की पड़ताल की गई तो कहानी कुछ और ही निकली। तो यहां जो बात सामने आई वो ये थी कि सरकारी तर्क और जमीनी हकीकत में कोई मेल ही नहीं था। डेटा ने साफ दिखाया कि सबसे ज्यादा संदिग्ध वोटर उन इलाकों में नहीं थे जहां घुसपैठ की आशंका थी, बल्कि उन जगहों पर थे जहां हिंदू, दलित, शरणार्थी समुदाय के लोग रहते थे। और ये चार्ट देखिए, ये तो एक कमाल का उदाहरण है। रानीनगर नाम की एक ही विधानसभा सीट है जहां हिंदू बहुल बूथों पर सिर्फ 3% वोटरों को संदिग्ध माना गया। वहीं मुस्लिम बहुल बूथों पर यह आंकड़ा 58% तक पहुंच गया। एक ही एल्गोरिथम, एक ही नियम, लेकिन नतीजा इतना अलग। अच्छा, अब आंकड़ों से आगे बढ़कर कुछ असली लोगों की कहानियों पर नजर डालते हैं। वो लोग जिनकी जिंदगी इस सॉफ्टवेयर की गलतियों ने बदल दी। इस एल्गोरिथम ने किसी को नहीं बख्शा। इसकी लिस्ट में कारगिल युद्ध में लड़ चुका एक सैनिक था, हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे, वर्ल्ड कप जीत चुकी क्रिकेट टीम का एक सदस्य था, राज्य के मंत्री, डॉक्टर, वकील और तो और खुद इस प्रक्रिया की जांच कर रहे बूथ लेवल के अधिकारी भी इसमें शामिल थे। सोचिए जरा, एक रिटायर्ड जज को अपना नाम लिस्ट में वापस डलवाने के लिए मीडिया की मदद लेनी पड़ी। ऐसे में एक आम इंसान क्या उम्मीद रख सकता है, जिसके पास ना कोई पहुंच है ना ही कोई ताकत? ये सवाल पूरे सिस्टम की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा करता है।
ये पूरी कहानी हमें टेक्नोलॉजी और लोकतंत्र के रिश्ते पर कुछ बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती है। आखिर इसका मतलब क्या है और जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं वो अब क्या कर सकते हैं? तो प्रभावित नागरिकों के लिए कुछ ठोस कदम हैं। पहला, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम जरूर चेक करें। दूसरा, अगर नाम गायब है तो फौरन स्थानीय चुनाव दफ्तर में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपील दाखिल करें। और तीसरा, ये जानकारी अपने दोस्तों और परिवार वालों से भी साझा करें ताकि वो भी चेक कर सकें। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी चुनौती सामने आती है। अब तक 2 लाख से ज्यादा अपीलें दाखिल हो चुकी हैं, पर उनमें से सिर्फ 2 मामलों में ही ट्रिब्यूनल की सुनवाई पूरी हुई है। यह दिखाता है कि समस्या सुलझाने के लिए शायद प्रशासनिक इच्छा शक्ति की भारी कमी है। तो अंत में जो मुख्य बात है वो ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूत करने के लिए होना चाहिए, उन्हें कमजोर करने के लिए नहीं। जब एक बिना परखा हुआ एल्गोरिदम किसी का वोट मिटा सकता है तो असली शक्ति किसके हाथ में है, नागरिक के या उस कोड के जिसकी कोई जवाबदेही ही नहीं है? ये सवाल सिर्फ बंगाल का नहीं बल्कि हर लोकतंत्र के भविष्य का है।